जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो हमने लाई थी वहां से सीधे सीधे सभी प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आपके देखने को मिले हैं। जिस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है वह भी देख कर जाएँ, उनको भी प्रश्न सीधे सीधे यहीं से मिलेंगे। आपको बताया गया था जो सॉल्यूशन कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और पेपर फर्स्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, ये दो वीडियो देख कर जाइए। पेपर आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है, चाहे आप कुछ पढ़े हों या ना पढ़े हों। देखिए वहीं से सब प्रश्न देखने को मिले हैं। क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराया गया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वर्णाश्रम धर्म क्या है, ये आया था। सेकंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जो एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर थे उनकी क्या विशेषताएं हैं, यह भी फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो सभी प्रश्न वहां से देखने को मिले हैं। जिसने भी पेपर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या सही बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किए हुए हैं, हाँ सर आया हुआ है, लेकिन कमेंट आप लोग कर दिया करिए। यहाँ पर लोग देखेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर के बच्चे आएंगे, उनको भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ से सीधे प्रश्न जो है फंसते हैं। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको सिलेबस इसमें बता दे रहे हैं कि 1 मिनट में सिलेबस डिस्कस कर देंगे और इसी सिलेबस में हर एक टॉपिक को बहुत कम समय में बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया जा रहा है और आप समझ ही रहे हैं। पूरे सिलेबस को समझा दिया जाएगा, प्रश्न और कहाँ से आगे आएगा ही, पूरा प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ये आपका कोर्स टाइटल है। यूनिट फर्स्ट में क्या टॉपिक्स हैं, राइज ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स, वैज्ञानिक राजनीति का उदय कैसे हुआ, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन क्या है, पॉलिटिक्स एज ए सर्च ऑफ गुड सोसाइटी, अच्छे समाज की खोज में राजनीति को हमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड में क्या आपको पढ़ना था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस, मूल अवधारणाएं जो कि हैं शक्ति, अधिकार और प्रभाव क्या हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड लेजिटिमेसी, राजनीतिक दायित्व और वैधता क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में पॉलिटिकल कल्चर एंड मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, राजनीतिक संस्कृति और बहुसंस्कृतिवाद क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास क्या है, एंड मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण क्या है, इसको हमें बेहतरीन तरीके से समझना है। हर एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। आपको 1 मिनट में पूरा सिलेबस हम बता दे रहे हैं। चौथा यूनिट है आपका लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म, ये उदारवाद, स्वतंत्रवाद, अधिनायकवाद और गणतंत्रवाद आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में ग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट कोलोनिज्म पढ़ना है। वैश्विकरण क्या है और उत्तर उपनिवेश क्या है, इसको आपको पढ़ना है। ये आपका पूरा सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं यूनिट वाइड। यूनिट फर्स्ट से हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है, इसको स्पष्ट कीजिए। यह जो वाक्य है, यह जो सेंटेंस है, राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है, क्या यह सही बात है? हम विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित है। राजनीतिक विज्ञान जो है ऐसा ही होता है, इसीलिए यह भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसे क्रमबद्ध रूप से किसी भी टॉपिक को पढ़ा जाता है, सुसंगठित इसमें ज्ञान लिया जाता है, एक प्रकार से इस पर प्रयोग भी विभिन्न किए जाते हैं। तो इसमें क्या तर्क हैं जो वैज्ञानिक प्रूव होते हैं, वैज्ञानिक पक्ष में इसके रहते हैं? तो सबसे पहला है क्रमबद्ध ज्ञान, दूसरा है सर्वमान्य एवं निश्चित नियम, और तीसरा है विकास की निरंतरता, और चौथा है परिणाम एवं भविष्यवाणी भी इसमें देखने को हमें पहले से मिल जाती है। दूसरा प्रश्न है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास आखिर होता क्या है? राजनीतिक विकास की अवधारणा का विकास 1940 ईस्वी के बाद हुआ था, जब एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में नए नए स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। लुसियन पाई ने राजनीति की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक विकास मानव जीवन की विषमता है। राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति माना जाता है जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। पाई ने कहा है कि जो राज्य आर्थिक विकास कर रहे हैं, औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रशासनिक एवं वैधानिक विकास कर रहे हैं, जन समुदाय सहभागिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं, उसे हम राजनीतिक विकास के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अर्थात विभिन्न
अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, वही राजनीतिक विकास कहलाता है। और पाई महोदय का राजनीतिक विकास जो यह टॉपिक है, यह जो एक प्रकार से विषय है, इसको अच्छे से समझाने में उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिकता का उदय कैसे हुआ। राजनीतिक विज्ञान में परंपरागत व्यवस्था में कमियों के कारण वैज्ञानिकता का उदय हुआ। पहले क्या था, परंपरागत व्यवस्थाएं थी, अंधविश्वास पर लोग राजनीति करते थे, विभिन्न धर्म को वह मानकर राजनीति करते थे, और इसी को एक प्रकार से उसमें कमियां देखकर वैज्ञानिकता का उदय हुआ था राजनीति विज्ञान में। विज्ञान की तरह राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार विज्ञान से हमारा तात्पर्य किसी विषय के उस एकीकृत ज्ञान भंडार से है जिसे विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव या अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया गया हो, तथा जिसके तथ्यों का परस्पर संबंध जो है स्थापित करके उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण कर दिया जाए। डॉक्टर गार्नर, हंसा और थॉमसन ने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता का समर्थन किया है। इसके सिद्धांतों में स्थिरता और समानता हमें देखने को मिलती है। चौथा प्रश्न है, परंपरागत सत्ता क्या है। परंपरागत सत्ता का प्रयोग मैक्स वेबर द्वारा गहनता के साथ किया गया। राजनीति में इसे काफ़ी उपयोगी बनाया गया। परंपरागत सत्ता को वैधानिक माना गया है। यह सत्ता कई रूपों में होती है, जैसे कि वंश पर आधारित, धन पर आधारित, धर्म पर आधारित तथा शारीरिक शक्ति पर आधारित। अर्थात जैसे पहले क्या होता था, वंश पर आधारित जो है सत्ता हो जाती थी, जो राजा होते थे उनका जो पुत्र होता था वही राजा बन जाता था। या धन पर आधारित, जो ज़्यादा धनवान होता था, सामंतवाद में आपको देखने को मिला होगा, जिसके पास ज़्यादा जो है धन इकट्ठा हो जाता है, भूमि इकट्ठा हो जाती है, जागीरें इकट्ठा हो जाती हैं, वह राजा बन जाते हैं, बनने की जो है इच्छा करते हैं। और धन जिसके पास है वह सैनिक ज़्यादा ला पाते हैं और वह जीत कर जो है राजा बन सकते हैं। धर्म पर भी आधारित विभिन्न राजा भी हमें देखने को मिले हैं और शारीरिक शक्ति पर आधारित विभिन्न राजा देखने को मिले हैं। परंतु वंशानुगत जो सत्ता थी उसे ही वैधानिक सत्ता प्राप्त होती थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वंश के आधार पर ही शासन का संचालन होता है, जिसका संचालन जनहित में किया जाता है, इसीलिए इसे लोकप्रिय माना गया है। पांचवा प्रश्न है, वैधता की अवधारणा क्या है। वैधता की अवधारणा वह है जिसमें सत्ता का प्रयोग सामान्य स्वीकृति, नियमों और विधियों पर आधारित होता है। मैक्स वेबर के अनुसार वैधता जो है विश्वास पर आधारित होती है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति पैदा होती है। वैधता का अर्थ उस स्वीकृति या सहमति से है जो राज्य के नागरिक द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। वैधता के द्वारा शासन में विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि वर्तमान संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। छठा प्रश्न क्या है, औचित्यपूर्णता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। औचित्यपूर्णता की शक्ति सत्ता में परिवर्तित करती है। इसमें एक विशेष विश्वास विकसित होता है। इसमें प्रभाविता की धारणा संबंधित होती है। औचित्य संबंधी लोगों के मूल्यों पर निर्भर यह होता है। सातवां प्रश्न हम देखें, इसमें और पॉइंट है औचित्यपूर्णता में। औचित्यपूर्णता जो है वह विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। औचित्यपूर्णता का मापन किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद क्या है। उन राजनीतिक व्यवस्थाओं को सर्वाधिकार कहा जाता है जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन पूरी तरह राज्य के अधीन होता है। अर्थात एक ऐसा राज्य जहां पर कि एक व्यक्ति की कोई भी अधिकार ना हो, कोई भी स्वतंत्रता ना हो, वह पूर्णता जो है राज्य के अधीन हो जाए, वह ही सर्वाधिकारवाद कहलाता है। सेबाइन के अनुसार हम देखें तो सर्वाधिकारवादी राज्य में मनुष्य के संपूर्ण जीवन एवं क्रियाकलापों पर राज्य का अधिकार होता है और व्यक्ति का अपना कहा जाने वाला कुछ शेष नहीं होता। सर्वाधिकारवाद की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है पूर्ण प्रभुत्वशाली एवं निरंकुश राज्य में विश्वास यह रखता है। राज्य के निरंकुश एवं पूर्ण नियंत्रण का समर्थन करता है। लोकतंत्र में अविश्वास दिखाता है। बुद्धिवाद का विरोध करता है। धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार दिखाता है। नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्य के प्रति यह उदासीनता दिखाता है, जो सर्वाधिकारवाद होता है। क्योंकि वहाँ पर जब आपके कोई अधिकार नहीं रह जाएंगे, कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, तो राजा कैसी मानी जाएगी, निरंकुश मानी जाएगी। और राज्य में जो है कि निरंकुश एवं पूर्ण नियंत्रण एक प्रकार से उसमें देखने को हमें मिलेगा। आठवां प्रश्न है, सत्ता की सीमाएं क्या हैं। सत्ता की अवधारणा से यह आशय नहीं है कि इसका प्रयोग मनमानी एवं निरंकुश रूप से किया जा सकता है। सत्ता के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। इन प्रतिबंध में आंतरिक, बाह्य, प्राकृतिक उद्देश्य तथा प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध होते हैं। सत्तामन व्यवस्थाओं को सांस्कृतिक मूल्यों, रूढ़ियों, नैतिकता, संवैधानिक कानूनों, राजनीतिक परिस्थितियों की सीमाओं में कार्य करना पड़ता है। सत्ता का प्रयोग जो है मनुष्यों द्वारा किया जाता है और मनुष्यों की अपनी सीमाएं होती हैं। अर्थात संविधान में हर एक व्यक्ति की सीमाएं दी गई हैं कि किन
शक्तियों का वह प्रयोग कर सकता है और किन शक्तियों का प्रयोग करेगा तो एक प्रकार से उसे दंड भी मिल सकता है। वह अपनी शक्तियों के बाहर नहीं जा सकता है, अर्थात संविधान के खिलाफ वह नहीं जा सकता है। 9वां प्रश्न है उत्तर उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या होता है सबसे पहले आपको जानना है। चलिए आगे क्वेश्चन है उसको हम समझ लेंगे। उत्तर उपनिवेशवाद समझते हैं। उत्तर उपनिवेशवाद किसी उपनिवेश को समाप्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र का निर्माण होता है। जैसे भारत देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था उसके पहले उस पर उपनिवेश किया गया था और उसके बाद का जो काल होता है वह उत्तर उपनिवेशवाद काल कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखें तो यूरोपीय साम्राज्यवाद का विध्वंस होने लगा, अर्थात विभिन्न जगहों पर जहाँ पर इसका एक प्रकार से रहता है, जहाँ पर यह लोगों से गुलामी कराता है, धीरे धीरे वह समाप्त होने लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नवोदित राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आदि देशों में गुलामों को समाप्त कर एक नए युग का आरंभ हुआ। इन साम्राज्यवादी उपनिवेशों की आज़ादी ने उत्तर उपनिवेशवाद का नया नाम दिया। सबसे पहला है, इसके पीछे क्या कारण थे। पहला था साम्राज्यवाद का कमज़ोर हो जाना, अर्थात वह जो शासन कर रहे थे वह विभिन्न जगह पर विभिन्न स्थानों पर युद्ध करते करते वह कमज़ोर हो गए थे या विभिन्न नीतियों के कारण, अपनी स्वयं की नीतियों के कारण वह जो है कमज़ोर हो गए थे। दूसरा, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में एकजुटता, अर्थात जो साम्राज्यवादी थे उनके विरोध करने वाले जो आंदोलन करने वाले लोग थे वह चाहे अलग अलग देश के हों, अलग अलग राज्य के हों, उनमें एकजुटता देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी इसमें आई और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी देखने को मिला, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। 10वां प्रश्न है उपनिवेशवाद क्या है। सामान्य रूप में शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने स्वार्थ के लिए निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। जैसे भारत की जनता अंग्रेजों से जो है 1947 के पूर्व शासित की जा रही थी, अर्थात वह उपनिवेश यहाँ पर किया हुआ था। जैसे आज़ादी के पूर्व भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अधीन थी। उस समय भारत का कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, अर्थात कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। आपको देखने को मिला होगा धीरे धीरे विभिन्न स्थानों के राजाओं को, जो अलग अलग क्षेत्रों के थे, उनको हराकर अपनी राजनीतिक जो है अस्थायित्व को उसने बना लिया था। आर्गेन्स्की के अनुसार हम देखें तो वे सभी क्षेत्र उपनिवेश के अंतर्गत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं एवं जिनके निवासियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें उपनिवेश की जनता के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार किया जाता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका जब 1990 तक ब्रिटेन के अधीन था तो उसके निवासियों के साथ अंग्रेज काफ़ी भेदभाव करते थे। 11वां प्रश्न है समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति हो जाती है, अर्थात आर्थिक समानता उसमें बरकरार की जाती है तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। सबसे पहला, पूंजीवादी की समाप्ति हो जाती है। दूसरा, समानता पर बल दिया जाता है। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, सब प्रकार की समानता पर बल दिया जाता है। समाज की सर्वोच्चता होती है। सहयोग की भावना उसमें देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक विचारधारा होती है। उत्पादन और वितरण पर समाज का नियंत्रण हो जाता है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दायित्व के प्रकार क्या हैं। राजनीतिक दायित्व के प्रकार, सबसे पहला परंपरागत दायित्व, जिसमें वंश, जाति, धन और धर्म पर आधारित दायित्व होते हैं। दूसरा, वर्ग पर आधारित दायित्व। तीसरा, कार्यों के आधार पर दायित्व। चौथा, व्यवसायगत दायित्व। पांचवा, संस्थागत या समुदायगत दायित्व। छठा, दलीय आधार पर दायित्व। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जिम्मेदारी सभी व्यवस्थाओं में होते हैं। बिना जिम्मेदारी के कोई भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी राष्ट्र का कुशल नेतृत्व तभी प्रभावी हो सकता है जब वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संपन्न एक प्रकार से करते हैं। 13वां प्रश्न है बहुसंस्कृतिवाद क्या है। बहुसंस्कृतिवाद उस संस्कृति को कहा जाता है जहां पर कई संस्कृतियां होती हैं, अर्थात जैसे भारत में आप देखें विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, उनकी विभिन्न विभिन्न संस्कृतियां हैं, अर्थात भारत में बहुसंस्कृतिवाद लागू है। आगे हम देखें यहाँ पर कोई एक विशेष प्रकार की संस्कृति महत्वपूर्ण नहीं होती है। जहाँ पर बहुसंस्कृतिवाद होता है यह उस देश में देखने को मिलती है जहाँ पर बहुभाषी और बहुधर्मी लोग रहते हैं, जो कि हमने बताया। भारत जिस देश में क्षेत्रवाद की भावना पनपती है वहाँ पर भी कई संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। भारत जैसे विशाल देश में बहुसंस्कृति की व्यवस्था ही दिखाई दे रही है। यहाँ पूर्वोत्तर की संस्कृति दक्षिण भारत में भिन्न है, तो दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर की संस्कृति से अलग एक प्रकार से दिखाई दे
रही है। आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर की जो संस्कृति है, आप जाएंगे ऊपर के क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में, तो वहाँ की संस्कृति अलग, दक्षिण में अलग संस्कृति आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुसंस्कृतिवाद भारत में लागू है। एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। 14वां प्रश्न है, शक्ति बंदूक की नली से पैदा होती है, यह किसका विचार था, यह किसने कहा था और क्या सोच कर कहा था, क्या इसका आशय था। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह विचार जो है चीनी शासक माओ ले तुंग ने दिया था। माओ चीन में साम्यवादी दल का नेता था। अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति का नेता वही था। सफल क्रांति होने के बाद उसने शासन की शक्ति अपने हाथ में लेकर पोलित ब्यूरो का गठन किया और यह संस्था नीति निर्माण का कार्य माओ के नेतृत्व में करती थी। उसने किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली नहीं माना और कहा कि शक्ति केवल बंदूक की नली से पैदा होती है, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है। 15वां प्रश्न, उदारवाद क्या है। उदारवाद से तात्पर्य व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य को सीमित अधिकार दिया जाए, व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकते हैं उन्हीं कार्यों को केवल राज्यों के द्वारा किया जाए, अर्थात जो राज्य है उसको कम से कम कार्य दिया जाए, वही कार्य दिया जाए जो व्यक्ति द्वारा न किया जा सके, जैसे कि बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, ये सभी जो कार्य हैं वह राज्य के हों, बाकी सभी कार्य व्यक्ति द्वारा किए जाएं। उदारवाद इस सिद्धांत पर आधारित है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, अर्थात जो सरकार सबसे कम नियमों का निर्माण करे। बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मात्र राज्य का है, शेष कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात उदारवाद विचारधारा जो है वह क्या कहती है, सरकार सबसे अच्छी कौन सी है, जो सबसे कम शासन करे, सबसे कम नीतियां बनाए, सबसे कम जो है व्यक्तियों के अधिकार को, व्यक्तियों के कर्तव्य को सीमित करे। 16वां प्रश्न है, ध्रुवीकरण। जब किसी विरोध या समर्थन में एकजुटता दिखाई देती है तो उसे ध्रुवीकरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पक्ष में जापान सहित कुछ देशों ने एक मजबूत सैनिक संगठन का निर्माण मिलकर किया, तो अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ सहित एक नए ध्रुवीकरण का प्रयास किया। अतः पूरा विश्व जर्मनी या अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध का समर्थक बन गया। इसी प्रकार वर्तमान समय में अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के अधिकांश देशों का ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। ये तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। यह समाज की प्रक्रिया से प्रेरित, प्रभावित एवं निरूपित होता है। एसपी वर्मा ने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करना कठिन है, लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें व्यापक आधार वाली नौकरशाही होती है, केंद्र में शक्तियों का केंद्रीकरण हो, सत्ता के परंपरागत स्रोत निर्बल हों, राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण एवं जनसाधारण की बढ़ती सहभागिता इसमें होती है। 18वां प्रश्न है, राजनीतिक सत्ता क्या होती है। उच्च पदस्थ व्यक्ति की क्षमता जिसके आधार पर निर्णय के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार भी प्रभावित होते हैं, उसे सत्ता की संज्ञा दी जाती है। डेविस के अनुसार अगर हम देखें तो राजनीतिक सत्ता जो है निर्णय लेने और आक्रोश देने का अधिकार होता है। एक प्रकार से जो सत्ता के अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं, निम्न अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, आदेश देते हैं, उनसे कार्य कराते हैं, जो कि एक प्रकार से संविधान के अनुसार ही होते हैं। हर्बर्ट साइमर के अनुसार हम देखें तो अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करने का अधिकार किसको है, सत्ता को है, और उसे ही सत्ता कहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता निर्णय करने और उसके पालन कराने की उस शक्ति एवं स्थिति के रूप में है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण एक प्रकार से बन जाता है। 19वां प्रश्न है, राजनीतिक सहभागिता क्या है। नागरिकों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। जो नागरिक हैं वह राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग स्तरों पर जिस प्रकार से भाग लेते हैं वही राजनीतिक सहभागिता है। सामान्य रूप से नागरिकों के वे कार्य जो सरकार की निर्णयकारी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वह राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। राजनीतिक सहभागिता की निम्न गतिविधि है। सबसे पहला है मतदान करना, दूसरा है चुनाव में उम्मीदवार होना, तीसरा सरकार के कार्यों की आलोचना या समर्थन करना, चौथा है दल या प्रत्याशी को चंदा देना, पांचवा है दल की गतिविधियों में भाग लेना, छठा है जनप्रतिनिधियों में संपर्क बनाए रहना। ये सभी जो है राजनीतिक सहभागिता की में आते हैं। जैसे कि राजनीति में आप कैसे भाग ले सकते हैं, आप वोट देकर भाग ले सकते हैं। किसी राजनीतिक दल को चंदा देकर, अगर उनकी नीतियां आपको अच्छी लगती हैं उनको चंदा देकर आप भाग ले सकते हैं राजनीति में। जनप्रतिनिधियों से संपर्क बनाकर या किसी पार्टी में ज्वाइन होकर आप राजनीतिक सहभागिता दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति क्या है।
राजनीतिक संस्कृति मनुष्य के राजनीतिक कार्यों एवं आंतरिक मान्यताओं का सम्मिलित प्रतिफल है। मनुष्य एक सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्राणी होता है। मानव के पास संस्कृति होती है जबकि पशुओं में इसका अभाव होता है। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोणों, विश्वासों एवं भावनाओं का समुच्चय है जो राजनीतिक प्रक्रिया को सार्थक बनाती है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार के नियंत्रण के लिए नियम एवं प्रणालियां जो हैं वह विकसित की जाती हैं। यह एक प्रकार से समाज की ऐतिहासिक विरासत मानी जाती है। 21वां प्रश्न है, वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। वही बात ये विचारधारा किनकी है? उदारवादियों की है। यह विचार किसके हैं? उदारवादियों या व्यक्तिवादियों का है, जिनका कहना है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है, सबसे कम शासन करती है, अर्थात नियम कानून का कम निर्माण करने वाली सरकार जो है अच्छी होती है। यह विचारधारा नागरिक स्वतंत्रताओं पर बल देती है। सरकार द्वारा व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए, यह सीमित कार्य करे। सरकार द्वारा केवल निम्न कार्यों को एक प्रकार से किया जाए, बाकी नागरिकों पर छोड़ दिया जाए। सबसे पहला, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। दूसरा, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा है वैध समझौते को लागू करना। ये सभी कार्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, बाकी नागरिकों पर छोड़ दिए जाने चाहिए। ऐसा किसका विचार है? ऐसा उदारवादियों का विचार है। 22वां प्रश्न है, वैधता को प्राप्त करने के साधन क्या है? वैधता को प्राप्त करने का सबसे पहला साधन परंपराओं की रक्षा करना। दूसरा है प्रभाविता द्वारा। तीसरा है परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करके। चौथा है वैधानिक व्यवस्था की रक्षा द्वारा। और पांचवा है सफल नेतृत्व द्वारा वैधता को जो है प्राप्त किया जा सकता है। छठा है राजनीतिक संस्थाओं की सशस्त्र सेनाओं द्वारा रक्षा करके जो है वैधता प्राप्त किया जा सकता है। 23वां प्रश्न है, राजनीतिक विकास के चरण क्या है? आमंड ने राजनीतिक विकास के 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला राज्य निर्माण का स्तर, दूसरा राष्ट्र निर्माण का, और तीसरा सहभागिता का स्तर, चौथा है वितरण का स्तर। ये 4 स्तर आमंड ने राजनीतिक विकास के बताए हुए हैं। सामान्य रूप से राजनीतिक विकास की निम्न चरण है। कौन कौन से? आदिम एकीकरण का राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और समृद्धि की राजनीति। कुल मिलाकर 4 चरण सामान्य रूप से राजनीतिक विकास के हैं। 24वां प्रश्न है, राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख क्रियाएं क्या हैं? सबसे पहला, मतदान करना, प्रत्याशियों से जानकारी प्राप्त करना, अर्थात जो प्रत्याशी हैं उनसे जानना कि आप अगर जीतते हैं तो क्या क्या कार्य कराएंगे, क्या जो है विकास का कार्य करेंगे। चौथा है दल या प्रत्याशी को चंदा देना। पांचवा है समूहों का सदस्य बनकर दल का समर्थन करना। और छठा है राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान करना। ये सभी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी हैं। 25वां प्रश्न है, आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा क्या है? पश्चिमी देशों की तुलना में विकासशील देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का विकास कम हुआ है और इसके पीछे निम्न बाधाएं हैं। क्या क्या बाधाएं हैं कि जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वह आधुनिकीकरण नहीं अपना पा रहे हैं? सबसे पहले आर्थिक कठिनाई, उनके पास धन नहीं है। जनता का अशिक्षित होना दूसरा है। तीसरा है समाज का एक अंग मानना। चौथा है सामान्य प्रक्रिया का होना। और पांचवा है आत्मनिर्भरता का अभाव होना। और छठा है सामाजिकरण की कमी है, जिसके कारण विकासशील देश जो है वो आत्मनिर्भर आधुनिकीकरण की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। 26वां प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति के क्या लक्षण हैं? राजनीतिक संस्कृति का पहला लक्षण है अनेक तत्वों का सामूहिक रूप। दूसरा गतिशीलता। तीसरा है एक अमूर्त नैतिक धारणा। चौथा है परंपराओं की मान्यता। ये सभी जो है राजनीतिक संस्कृति के लक्षण में आते हैं। 27वां प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण अभिकरण। राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख के अभिकरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला परिवार या कुटुंब। दूसरा है अनौपचारिक संस्थाएं। तीसरा है शिक्षण संस्थाएं। चौथा है जनसंचार के साधन। पांचवा है राजनीतिक दल। छठा है सामाजिक गतिविधियां। 28वां प्रश्न क्या है, राजनीतिक विकास पर पाई के विचार क्या है? हमने आपको पहले ही बताया था, पाई जो है राजनीतिक विकास में एक अग्रणी विचारक माने जाते हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा पर विचार करने वाले विचारकों में पाई को अग्रणी माना जाता है। उसके अनुसार राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जनता में समानता आए, राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों का संशोधन और समाधान करने की क्षमता हो और राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण हो। इस प्रकार हम अगर देखें तो पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। 29वां प्रश्न हम देखें, राजनीतिक संस्कृति की क्या भूमिका है? राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनीतिक संस्कृति की निम्न उपयोगिताएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले राजनीति जो है संस्कृति के प्रत्यय से राजनीतिक समाज पर एक गत्यात्मक सामूहिक सत्ता के रूप में अध्ययन करने के लिए ध्यान आकर्षित होता है। इससे व्यक्ति के स्थान पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था
अध्ययन का केंद्र एक प्रकार से बनी हुई है। दूसरा है राजनीतिक संस्कृति उपागम ने राजनीति शास्त्रियों को उन सामाजिक और आर्थिक कारकों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है जिनसे किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्धारित एक प्रकार से रूप होता है। तीसरा क्या है, इस दृष्टिकोण ने यह समझने में सहायता की है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज राजनीतिक विकास की विभिन्न दिशाओं में जाने लगे हैं। तीसवां प्रश्न, राजनीतिक सहभागिता का महत्व क्या है। आधुनिक शासन प्रणालियों में राजनीतिक सहभागिता का विशेष महत्व है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्थायित्व वैधता पर ही आधारित होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि सहभागिता के परिणाम स्वरूप समर्थन शीघ्रता से प्राप्त होता है। आधुनिक समय को लोकतांत्रिक माना जाता है, जिसका अभिप्राय न केवल निर्वाचन के समय मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का गठन करना होता है, बल्कि सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना होता है कि वह लोकहित में अपने सभी निर्णय ले। अगला है, जिस देश में नागरिकों को जितनी अधिक राजनीतिक सहभागिता प्राप्त होती है उस राज्य को उतना ही अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए जनता के द्वारा, और जनता का जो शासन है वही लोकतंत्र कहलाता है। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा जनता की राजनीतिक सहभागिता होगी वह ज़्यादा लोकतंत्र माना जाएगा। जैसे कि स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। आगे हम देखें, सहभागिता राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है और उसमें परिवर्तन सहभागिता पर ही आधारित होता है। इसीलिए विकासशील देशों में सहभागिता पर कुछ अधिक बल दिया जाता है। 31वां प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार वैधता का वर्गीकरण कीजिए। मैक्स वेबर ने वैधता के 3 रूप बताए हैं। पहला है परंपरागत वैधता, दूसरा है बौद्धिक एवं कानूनी वैधता, तीसरा है करिश्मात्मक वैधता। ये कुल मिलाकर मैक्स वेबर ने वैधता के 3 रूप बताए हुए हैं। 32वां प्रश्न है, राजनीतिक विकास में संकट का समाधान कैसे करें। राजनीतिक विकास में आने वाले संकट का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है, देश और समाज से जाति-पात का भेद समाप्त किया जाए, जो कि इस समय में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, जाति-पात भेदभाव। दूसरा है, देश में एकीकरण की स्थापना हो। तीसरा है, नागरिकों में सहभागिता विकसित की जाए। चौथा है, मूल्यों का समान वितरण हो। पांचवा है, सरकार देश हित में कानून बनाए और उसका पालन हो। छठा है, सरकार के कार्यों तथा योजनाओं से संपूर्ण देश का लाभ हो। इस प्रकार से जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है। 33वां प्रश्न है, लॉसवेल के शक्ति संबंधी विचार क्या हैं। लॉक्सवेल ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया कहा है। उसके अनुसार शक्ति के माध्यम से दूसरे की नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों में घनिष्ठ संबंध रहता है। राजनीति का संबंध शक्ति को संवारने और मिल बांट कर प्रयोग करने से एक प्रकार से माना जाता है। लॉसवेल के अनुसार हम देखें तो शक्ति एक अंतर मानवीय संबंध है। जिसके पास शक्ति होती है वह उन्हें दी गई होती है, वह तभी तक शक्तिशाली बने रहते हैं जब तक उनकी शक्ति को दूसरा की स्वीकृति प्राप्त रहती है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शक्ति के अर्थशास्त्र से होता है। अर्थात आप ये समझिए, कोई व्यक्ति है, उसे दूसरा व्यक्ति जब तक शक्तिशाली मान रहा है तभी तक वह शक्तिशाली है। अगर दूसरा व्यक्ति कहे यार इसको चलो मारते हैं, बट वह मार देगा, उसकी शक्तिशाली शक्ति क्षमता समाप्त हो जाएगी। अर्थात जब तक लोग मानेंगे कोई एक प्रकार से गुंडा है तो वह गुंडा है, नहीं तो अगर लोग चाह लिए, जनता चाह लिए तो गुंडागिरी खो जाती है। तो यही बताया हुआ है जो कि हमने आपको सरल भाषा में बताया है। 34वां प्रश्न है, राज्य के कार्य के संबंध में ग्रीन के विचारों की व्याख्या कीजिए। टी.एच. ग्रीन की गणना आदर्शवादी उदारवाद के रूप में की जाती है। उसके समय तक राज्य के कार्य क्षेत्र सीमित थे, लेकिन ग्रीन ने इसे विस्तृत कर दिया। ग्रीन ने राज्य के 3 कार्य बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, दूसरा है शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा है किए गए समझौतों का पालन करना। यह राज्य के 3 कार्य उन्होंने बताए हुए हैं। 35वां प्रश्न है, राजनीतिक प्रभाव क्या है। कोई भी व्यक्ति या राज्य दूसरे व्यक्ति या राज्य से वह कार्य स्वेच्छा से करवा लेता है जो राज्य करने को तैयार नहीं होता है तो उसे राज्य का प्रभाव कहते हैं। इसमें व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करने के लिए कई मापदंड अपनाता है। कौन कौन से? सबसे पहला प्रभाव स्वेच्छाचारिता और मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा, इसमें प्रभावित व्यक्ति की स्वीकृति होती है। तीसरा, प्रभाव प्रजातंत्र पर आधारित होता है। चौथा, प्रभाव की शक्ति असीमित होती है। पांचवा है प्रभाव व्यक्तिगत, अमूर्त तथा अस्पष्ट होता है। 36वां प्रश्न है, गणतंत्रवाद क्या है।
आधुनिक समय में गणतंत्रात्मक शासन को सबसे अच्छा शासन माना जाता है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निश्चित समय पर निर्वाचित होता है। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और निश्चित समय पर निर्वाचित किया जाता है। यह राजतंत्र की विरोधी व्यवस्था मानी जाती है। इसमें शासक जनता के हित में कार्य करता है, इसीलिए लोकप्रिय माना जाता है। अगला प्रश्न 37वां है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य विश्व के संपूर्ण संसाधनों, ज्ञान, जानकारी, जनशक्ति और बाजारों को एक स्तर पर लाते हुए उन्हें निर्बाध रूप से लोगों को उपलब्ध कराने से के लिए सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत एवं आत्मनिर्भर बनाने से होता है। अर्थात जैसे कोई भी चीज़ है वैश्वीकरण उसका कर दिया जाए तो आर्थिक जो व्यापार है एक प्रकार से वो हो जाते हैं, विचार जो हैं सभी देशों से मिल जाते हैं और लोगों से सीखने को भी मिलता है। इससे एक देश की अर्थव्यवस्था सुगमतापूर्वक विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। वैश्वीकरण एक रूपता एवं समरूपता की वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व सिमट कर एक हो जाता है। एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ देश के उद्योगों की संबद्धता जो है वैश्वीकरण है। इस प्रकार वैश्वीकरण जो है राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का एक प्रकार से प्रभाव बन जाता है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होते हैं समाप्त। इसका PDF आपको इस चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से 50 के होने वाले हैं, 50 के सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।